और अपने दरियाए सिंध की आज़ादी के लिए ये जंग कंटिन्यू रख सकें। बहुत शुक्रिया। 4 तारीख की रात को मियाँ असलम एडवोकेट बरचुंडी शरीफ, जिन्होंने कमू शहीद का भी धरना लगाया हुआ था, उन्होंने इस आप सबको, वकला को, सिंध के दानिश्वरों को, सिंध की सिविल सोसाइटी को सलाम पेश करने के लिए जिन्होंने जिद्दोजहद की, और जिद्दोजहद उस हवाले से उन्होंने एक घोटकी में सलाम सिंध कन्वेंशन रखा है, जिसके लिए हमारे तमाम वकला साहिबान और हम मिल के जो है 4 तारीख की सुबह को हम जा रहे हैं, घोटकी जा रहे हैं ट्रेन से। तो उसकी दावत खुद भी आपको देंगे, उन्होंने वीडियो में भी कहा है, हम भी आपसे कह रहे हैं कि उस तो सलाम सिंध आप सबको जो निकले, जिन्होंने ये पूरी जंग लड़ी है, उनको जिद्दोजहद को सलाम पेश करने के लिए और जारी रखने के लिए घोटकी में इवेंट रखा हुआ है, जिसके लिए हम जा रहे हैं। आप सबको उसकी दावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपने बड़े भाई अलीम आदिल शेख भाई और पूरी टीम का ILF का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने आज अपना कीमती टाइम निकाला और हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया और अप्रिशिएट किया। मैं डे 1 से एक ही बात पे क्लियर था, वो ये कि दरियाए सिंध पे किसी किस्म का भी धावा, किसी किस्म का भी डाका हमें कबूल नहीं है। हमने उसके लिए, ऐसा नहीं है कि हम एकदम से गए और धरने पे बैठ गए। सबसे पहले उसके लिए हमने एक रेजोल्यूशन पास किया और गवर्नमेंट से हमने रिक्वेस्ट की कि काइंडली आप ये जो मसला है दरिया सिंध पे जो आप कैनाल्स बना रहे हैं ये मत बनाएं, ये इफ़ेक्ट करेगा और सिंध की आवाम के राइट्स को बुरे तरीके से ये वो डिस्टर्ब करेगा। हमारी रेजोल्यूशन पे कोई असर नहीं हुआ, उसको शायद किसी रद्दी के डब्बे में फेंक दिया गया। रेजोल्यूशन के बाद हमने ऑल सिंध कन्वेंशन किया। उस कन्वेंशन के बाद फिर हमने जो उसकी मिनट्स एंड मीटिंग्स थी, जो भी शुरका थे, स्पीकर्स थे, उनका जो भी मौक़िफ़ था, वो फिर हमने गवर्नमेंट को भेजा और हमने कहा कि काइंडली आप इस इशू को देखें, ये एक सीरियस इशू है। जब उस पे भी अमल दरामद नहीं हुआ, उसके बाद फिर हमने एक रैली निकाली। वो तकरीबन उसमें ऑल सिंध से वकला आए थे और प्रेस क्लब में हज़ारों की तादाद में वकला जमा हुए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया और एक बार फिर डिमांड की कि आप ये 6 कैनाल्स जोन से इसको ख़त्म करें। इस दौरान तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो सिंध से मोहब्बत करती और जो आवाम के हकूक़ की बात करती हैं, वो सब भी मुख्तलिफ़ जगहों पे अपने अपने जलसे कर रही थी और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, सब जितने भी हैं, इंजीनियर्स वगैरह जो भी लोग थे, सिविल सोसाइटी, सब अपने अपनी जगह पर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रहे थे। जब रैली के बाद दोबारा 14 मार्च को हमने एक रैली फिर निकाली, जब इंटरनेशनल रिवर डे था, उस पे भी हमने गवर्नमेंट को कहा कि आपके पास 12 अप्रैल तक टाइम है, आप 1 महीने के अंदर अंदर इस मामले को हल करें और ये 6 कैनाल्स को ख़त्म करें। जब उस पे भी अमल नहीं हुआ तो फाइनली 12 अप्रैल को हमने ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन कॉल किया और उसमें फिर हमने इनको 72 घंटों का टाइम दिया कि आप काइंडली इसको क्रैक करें। जब ये नहीं हुआ फिर हम गए और हम धरने पे जाके बैठे। शुरू में लोगों को ये लग रहा था कि ये जो धरना है ये फ़ेल हो जाएगा, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि वकलाएँ ये आदी हैं फैसिलिटेशन के और ये वहाँ 50 डिग्री, 47 डिग्री, 48 डिग्री में नहीं बैठ सकते। लेकिन जब हम वहाँ जाकर बैठे तो तमाम वकला को, जिसमें से आप सब में से भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी,
आपको सलाम है, आपने उस गर्मी, उस हीट और उस टेम्परेचर को बर्दाश्त किया, लेकिन अपने हकूक़ की जंग लड़ते रहे। दूसरा उनको ये था कि इनके पास पैसे तो है नहीं है, तो ये इनका धरना कैरी आउट कैसे होगा। उसके लिए मैं सिंध की पूरी आवाम को का शुक्रिया भी अदा करूँगा और उनको अप्रिशिएट भी करूँगा। बबरलू में हमारे वकील अगर किसी होटल में चाय पीते थे, लोग पैसे नहीं लेते थे। अगर किसी के पास कपड़े जो है वो वॉश कराने के लिए जाते थे, तो वो जो उनसे है पैसे, लॉन्ड्री वाला पैसे नहीं लेता था। एक दो ने मुझे बताया कि मैंने बैलेंस डलवाया, बैलेंस वाले ने पैसे नहीं लिए। हमें उन्होंने, बबरलू के लोगों ने अपने घर दिए रिहाइश के लिए, उन्होंने हमें अपने बिस्तरे दिए, उन्होंने पंखे दिए, उन्होंने हमें हर लिहाज से फैसिलिटेट किया। यहाँ तक कि जिसके पास जो था वो ला के देने के लिए तैयार था। खाना इतना हो गया था कि जिससे भी हम पूछते थे वो कहता था मैंने खाना खाया हुआ है। पानी की इतनी बोतलें, शरबत, जूस वगैरह की थी। हमारे एक दोस्त है मुजफ्फर ब्रोई, उसने कैंप लगाया हुआ था। उसने कहा कि भाई इतना ज़्यादा हो गया है कि मुझे एक दुकान जो उनसे ये लेनी पड़ी है गोदाम के तौर पे, जिस पे में हम पानी रख रहे हैं। एक जज्बा ऐसा था कि एक बूढ़ी औरत थी, उनके घर में सिर्फ चने पड़े हुए थे थोड़े से, वो बना के लेके आई, मुझे ढूंढती हुई बोला वड़ाई चाहिए, चने हैं, सिर्फ मेरे पास यही पड़े हुए थे, मैं आपके लिए ले आया। कोई हमें एक शख्स आए, उन्होंने मुझे 60 लाख का चेक दिया। मैंने उनको मना किया, मैंने कहा आप हमें पैसे नहीं देंगे, जो भी खर्चा करना है आप अपने हाथ से करेंगे। एक आए, वो 40 लाख का चेक लाए, उनको भी सिमिलर, जो भी कैश लाया उसको भी हमने सिमिलर बात बोली कि आप जो है खुद अपने हाथ से करें। उसके बाद इंटरनेशनल जो साना एक ओवरसीज़ सिंधी तंजीम है, उसके लोग आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको क्या चाहिए आप हमें बताएं, हम हर लिहाज से, पैसे चाहिए आपको। मैंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ जो टेंट में लोग बैठे हुए हैं उन लोगों का ख्याल रखें, गर्मी है, पानी। डॉक्टर्स की टीम वहाँ पे खुद आके बैठ गई, दीगर लोग खुद बैठे, फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वहाँ पे अपने लोग, और वो ख़ुद तमाम लीडरान ने, इवन हलीम आदिल भाई ने भी वहाँ पे शराकत की और लोगों को इनकरेज किया। पूरे सिंध से लोग आए, कोई से भी लोग पीछे नहीं रहे। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, हर किस्म के लोग वहाँ मौजूद थे। और उनका जज्बा ऐसा था कि एक दिन 3 बच्चे कफन पहन के आए मेरे पास, बोला कि यहाँ हम अपना पानी लेके जाएंगे या यहाँ से भाई शहीद होके जाएंगे। छोटे बच्चे थे। एक मेरी बहन आई, उसका 2 महीने का बच्चा था। उसने कहा आमिर भाई ये मेरा बच्चा आप पे कुर्बान है, लेकिन आप हमारे पानी के हकूक़ से पीछे नहीं हटना। हमारे पास सिविल सोसाइटी के तमाम लोग आए, स्पेशली तमाम आर्टिस्ट आए, तमाम जर्नलिस्ट आए, तमाम मीडिया चैनल वाले आए, डॉक्टर्स आए। डॉक्टर्स, हमने एक कॉल की, डॉक्टर्स ने सिंध में स्ट्राइक की। उन्होंने हमसे इतना ज़्यादा, यंग डॉक्टर एसोसिएशन वालों ने कोऑर्डिनेशन किया, लेकिन फिर मैंने उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट की कि ओपीडी नहीं बंद करना, कि अभी इस स्टेज पे हम इतनी हार्ड लाइन पे नहीं जाना चाहते। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन था, टीचर्स एसोसिएशन ने कहा आप बोलें जब बोलेंगे हम, बिजनेसमैन ने कहा आप जब बोलेंगे हम स्ट्राइक करेंगे। कोई ऐसा बंदा नहीं था जो हमारे पे फ्रंट लाइन पे खड़े होने के लिए तैयार नहीं था। फिर आम शहरी कोई भी मतलब ऐसा नहीं था वहाँ पे जो पहुँचा ना हो जिसने, फिर पुलिस को डायरेक्शन दी गई कि आप जाएं और जाके रेड करें और इस पे लाठी चार्ज करें। उन्होंने रिफ्यूज़ किया। फिर वहाँ पे कच्चा जो मशहूर है कि भाई ये डकैती होती है, ये होती है, इतना अरसे ट्रक खड़े रहे, एक वारदात नहीं हुई, पीसफुल रहा। उल्टा उन लोगों को खाना दिया गया,
और कच्चे से उन लोगों ने अनाउंस किया कि हम इस काज पे साथ खड़े हुए। कोई ऐसा नहीं था, ऐसा प्रोफेशन नहीं था, कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उस वक्त हमारे साथ खड़ा ना हो। जज्बे का ये आलम था। खालिद मुमताज़ भाई मुझे आके मिले, बोला वड़ाइच, मैं कराची से निकला, जहाँ मैं रुकता मैं उनको बोलता ये रश क्यों लगा हुआ है, तो वो बोलते कि भाई आगे वकीलों ने धरना दिया हुआ है। तो कहते मैं उनको चेक करने के लिए कहता था ये गलत नहीं किया, रोड बंद किया, तो वो बोलते बिल्कुल सही किया हुआ है, ये हमारे हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। तो फिर उन कहते मैं उनको बताता मैं वकील हूँ, तो वो बड़ी रिस्पेक्ट देते, ऑनर देते। बेसिकली ये जो इशू था ये 8 करोड़ आबादी का इशू था। कुछ लोग इसकी गहराई को नहीं समझ सके थे, लेकिन अल्लाह नहीं करता ये 6 कैनाल्स बन जाते, ख़ास तौर पे शहर के लोग, और जब ये पानी की बूंद बूंद को तरसते तो इनको अंदाज़ा होता कि बेसिकली इशू क्या था। अल्हम्दुलिल्लाह सब मिल के खड़े रहे, यूनाइटेड खड़े रहे। हमारी पूरे बार एसोसिएशंस के जो वकला हैं, जो हमारे लीडरान थे, जो बार के ओहदेदार थे, उन सब ने भी अपना बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया। तो ये क्रेडिट जो है पूरी सिंध की आवाम को जाता है, किसी एक बंदे का क्रेडिट नहीं है। हर बंदे ने अपना रोल प्ले किया है और जो वो कर सकता था किया। तो इसलिए हमें वहाँ जाके फाइनेंस का भी इशू नहीं हुआ। मैंने 1 रुपया खर्च नहीं किया ऑनेस्टली। हम में से किसी को ये पता ही नहीं था कि भाई धरने में किसी को खाना खिलाना है, नहीं खिलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उसका रीज़न एक था कि ये जो जज्बा था लोगों के अंदर, वो था। धरने में 80 लाख लोगों ने शिरकत की है, BBC की रिपोर्ट है। और BBC की रिपोर्ट के बाद धरने की ये पोजीशन थी कि जब हम गए थे, अगर हम उस वक्त 5,000 थे तो अगले दिन 15,000 हुए, तो फिर 25, फिर 50, हम लाखों तक पहुंच गए थे। किलोमीटर्स तक पार्किंग नहीं मिल रही थी लोगों को। जो जज्बा लेकर वो आए थे, और सब एक बात पे क्लियर थे कि हमें जो दरियाए सिंध है इस पे एक कैनाल भी मंजूर नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं लापरवाही की। जिस दिन PM साहब ने मीटिंग की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये जो CCI का इजलास अभी बुलाया था, ये उस दिन भी बुलाया जा सकता था और बुलाकर इस मसले को हल किया जा सकता था, और उससे पहले भी बुलाया जा सकता था। लेकिन ये जो डिले कि ये वकील थक जाएंगे, या वहाँ पे फायरिंग हुई, या उससे पहले मुझ पे अटैक हुआ, या वहाँ पे जो डिफरेंट किस्म के थ्रेड्स थे। आप यकीन माने वहाँ पे बम ब्लास्ट के भी थ्रेड्स थे, लेकिन जो लोग शुरका थे वो इस बात पे क्लियर थे कि यहाँ से हम मर के जाएंगे, भले ये बम फाड़े, भले ये कुछ भी करें, हम जाएंगे नहीं। ये उनका जज्बा था, ये क्लियर थे सारे लोग। उस सब के बावजूद सब ने, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों की जो तकलीफ़ होती है उसको टाइमली रिड्रेस करें, लोगों के ग्रीवांसेस को टाइमली रिड्रेस करें, ना कि वो रोडों पे आए और अपने हकूक़ की जद्दोजहद करें, ख़ुद भी परेशान हो या किसी दूसरे को भी परेशान करें। अभी भी जो इश्यूज़ हैं, जो हमने कमेटीज़ बनाई हैं, जिसमें कॉर्पोरेट फार्मिंग से रेलेवेंट है, पीका से रेलेवेंट है, 26 अमेंडमेंट, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसमें अपना सीरियस जो है कंसर्न शो करे और अपने एटीट्यूड सीरियस रखे। और जो भी हमारे लोग हैं, डायलॉग्स कमेटी है, सबसे मिलें, बात करें। देखें, हर मसले का हल मिल बैठ के होता है। अगर हम इतने दिन बैठे, हल क्या हुआ? जब आप बैठे, आपने कहा सही हम आपका मसला हल करते हैं, उसमें हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, क्रेडिट कोई भी ले। हमने ये बात क्लियर की थी, डे 1 से हमने कहा था कि हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना था कि वकला जो उनसे है
जो इनका क्या कंसर्न है पानी से, अगर हम आपको अपनी ओथ दिखाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि हम लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। ये तो पूरी एक कौम का, एक सूबे का, एक नेशन का, करोड़ों की 8 करोड़ लोगों के राइट्स की बात थी। उसमें हम कैसे पीछे रह सकते थे? उसमें वकील पीछे नहीं रह सकते थे। और हमने एक प्रॉपर जो है तरीका यूज़ किया, उस तरीके के मुताबिक चले। तो मैं सिंध की आवाम का, सिंध के लोगों का, हर उस बच्चे का, हर उस बड़े का, हर उस पॉलिटिकल पार्टी का बेहद मशकूर हूँ जिसमें हमें सपोर्ट किया, जिसमें अलीम भाई आपके सामने हैं, जैन शाह साहब हैं, न्याज़ कलाटी साहब हैं, इसी तरीके से पीर पगाड़ा साहब हैं, ऐसे में नाम ले, GDA के जितने भी दोस्त हैं, सही है। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना रोल प्ले किया और उन सब के हम मशकूर हैं। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा हम अपना जो भी बेस्ट दे सकते हैं देंगे। और अल्लाह ताला ने ये जो कामयाबी दी है, ये इसमें करोड़ों लोगों की दुआएं भी शामिल थी कि जब लोग आते थे वो सिर्फ़ एक ही बात कहते थे कि आमिर भाई हम आप लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। तो मैं दोबारा गवर्नमेंट से कहूँगा कि जब आपके सामने कोई इशू लाया जाता है, आप इस इशू को ज़रूर कंसर्न करें, उसको रोडों पे नहीं लोगों को लाने की कोशिश करें या ये कहें कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि ताकत का सरचश्मा सिर्फ मेरे रब की ज़ात है। अल्लाह की ज़ात से बढ़ के कोई नहीं है, वो दुनिया में किसी भी पोजीशन में होगा, बड़ी ज़ात अल्लाह की है। जब हम धरना लगाने भी जा रहे थे तो दोस्तों ने मुझसे कहा कि ये सारे एक्सपेंसिव, मैंने कहा कि ये हमें पता नहीं, हम 10 दिन बैठे या 10 महीने बैठे, तो इसलिए आप इन एक्सपेंसेस को पूरा नहीं कर सकते, आप इसको अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दो और अल्लाह ताला आपके एक्सपेंसेस पूरा करेंगे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बाहर से वहाँ पे 1 रुपया नहीं खर्च करना पड़ा, अपनी जेब से 1 रुपया नहीं खर्च करना पड़ा। अल्लाह ताला ने इस तरीके से सदेबाब किया, इस तरीके से चीज़ों को किया। मैं मीडिया के दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ। आखिर में थैंक यू सो मच कि आप सब ने जो उनसे टाइम दिया, साथ दिया और अपना भी रोल प्ले किया आपने। थैंक यू सो मच। आखिर में मैं दोबारा से अलीम साहब का और उनके साथ आए हुए दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा और मुबारकबाद दूँगा कौम को कि आपने रंग, नस्ल, किसी भी ज़बान, लिसानियत को बालाए ताक रखते हुए अपने सिंध का, अपने दरिया का, अपनी ज़मीनों का मुकदमा लड़ाए। ये हमारी ताकत है। इंशाअल्लाह इसी के ज़रिए मुल्क और कौम पाइंदाबाद रहेगी। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। एक गिला भी है और एक आपके कन्वेंशन में हमने देखा कि ठीक है, जब सरकार काबिल तहसीन आपकी जद्दोजहद और आपकी किसी भी दोस्त के बलवजनी पे मुझे नहीं बैठी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे ना, आप लोगों ने पाकिस्तान का ये नारा रोका और ना ही किसी ने कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ? देखिए, आप लोग सारे मुल्क पे वतन, लेकिन पाकिस्तान से आपका क्या कहना है? देखिए इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये इशू हम तक आया था। राणा भाई एक बात समझे, अभी आपको कोई एक थप्पड़ मार दे, आप उसको प्यार करेंगे? क्या करेंगे? आप बैठे हैं, पब्लिकली आपको कोई थप्पड़ दे दे, बात ये है मोहब्बत पैदा की जाती है। मोहब्बत कैसे पैदा की जाती है? मोहब्बत दे के पैदा की जाती है। मुझसे क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने किया मुझ पे जब अटैक हुआ, उससे पहले आपको बता रहा हूँ ना, सुन लें। आपसे पहले उन्होंने कहा अटैक से पहले मुझसे कहा कि आपका क्या इंटरेस्ट है। मैंने कहा कि आप क्या चाहते हैं? पाकिस्तान चाहते हैं?
अगर आप पाकिस्तान चाहते हैं तो वो पॉलिसीज़ नहीं बनाएं जिससे पाकिस्तान टूटे। क्या सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है? अगर सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है तो आपकी पहली जिम्मेदारी है कि आप अपने मैदान आबाद करें। उसके बाद अगर कुछ टाइम बचता है तो फिर आप अपने रेगिस्तानों की तरफ जाएं। आप गैर फितरी अमल कर रहे हैं, आप गैर फितरी अमल मत करें, सही है। और लोगों के दिलों में नफ़रत मत पैदा करें। अगर दिलों में नफ़रत होगी तो लोग कभी भी आपके साथ खड़े नहीं होंगे। लोगों के दिलों में मोहब्बत डालें। मोहब्बत क्या है? आपने हर किसी के हकूक़ का ख्याल रखना है, हर किसी के राइट का ख्याल रखना है। जब आप सबके राइट्स का ख्याल रखेंगे, हकूक़ का ख्याल रखेंगे, तो लोग ऑटोमेटिकली आपसे मोहब्बत करेंगे। जब कोई दिल जला होगा, मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करता हूँ, गलत है वो, लेकिन जब किसी का दिल दुखा होगा थोड़ी बहुत वो करेगा। हम भी ने भी दोस्तों को समझाया, जो भी वहाँ पे पार्टिसिपेंट आए या जो भी था, हमने सबसे कहा कि भाई कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ ना, मैंने वहाँ पे मतलब मैंने बबरलू पे नहीं कहा, यहाँ पे। तो हमने भी दोस्तों को समझाया कि आप काइंडली मेहरबानी करें ऐसे नारे मत लगाएं। सही आपकी दिल आज़ारी हुई है, लेकिन थोड़ा सा वो करें। अब आप इस चीज़ पे गवर्नमेंट को देखना है कि उन्होंने क्या करना है। वो ऐसा काम करें जिससे लोगों के दिल खुश हों। जब दिल खुश होंगे, नारा कभी भी आप किसी से ज़बरदस्ती नहीं लगवा सकते कि भाई ये नारा लगा दो। नारा जो भी लगाएगा, अगर कोई लगा भी देगा आपके डर से, कह देगा भाई पाकिस्तान जिंदाबाद, सपोज़ पीटीआई के दोस्तों से, चलो अलीम भाई बैठे हुए, कितनों से ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराई हैं, आपको लगता है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हुआ होगा? नहीं ना। दिल नहीं है, क्या करेंगे? दिल नहीं है। आप दिल जीतें, आप लोगों के लिए वो काम करें जिससे लोगों के दिल बड़े हों, लोगों के आप दिल जीत पाए। तो कोई भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कभी भी कि ये क्वेश्चन करने की किसी ने ये नारा क्यों लगाया, सही। तो दोबारा दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पुलिस में पॉलिसी मेकर से मैं, पता है क्या हुआ राणा भाई, हसन न्याजी की बेल लगी हुई थी, मुझे कॉल कर दी, मुझसे कहा कि भाई आप वहाँ बैठे हुए चले जाएं, बाकी सब लीडर तो चले गए। हमने फ़ोन किया, मैंने कहा नहीं जाऊँगा, वकील है हमारा, मैं क्यों जाऊँ। खैर उसकी जब बेल लोग डिस्चार्ज कर दिया जज ने यहाँ पे ईस्ट में, तो मुझसे रात में कहा मिलना है मीटिंग की। मीटिंग में मुझे बोला कि आप एंटी स्टेट काम करें। मैंने कहा क्या एंटी स्टेट काम किया है आपने? ये किया। मैंने कहा देखो दो बातें, एक स्टेट इंटीग्रिटी है, एक स्टेट पॉलिसी है। अब आप इंटीग्रिटी की बात करेंगे, पाकिस्तान पे मेरी जान कुर्बान, मेरे बच्चों की जान कुर्बान। अभी जंग लगी हुई है, जिस जगह बोलेंगे मैं अपने बच्चों के साथ खड़ा होता हूँ, बेशक जाने 10 बार कुर्बान, सही। अब आते हैं स्टेट पॉलिसी। मैंने कहा बाप की पॉलिसी में कल तक नवाज़ शरीफ साहब जो उनसे थे वो हराम थे, खान साहब हलाल थे। आज आपने खान साहब को हराम कर दिया है, नवाज़ शरीफ साहब को हलाल कर दिया है, सही है। हो सकता है कुछ अरसे बाद दोबारा खान साहब हलाल हो जाए, नवाज़ शरीफ साहब। तो मैंने कहा हम आपकी पॉलिसी से नहीं चलेंगे, हमें आपकी पॉलिसी में इंटरेस्ट नहीं है। आप पॉलिसी बनाएं ना, आप वो बनाएं कि जो एक अच्छी पॉलिसी हो, जिससे मुल्क भी तरक्की करे, मुल्क भी आगे बढ़े। वो पॉलिसी नहीं हो कि एक को डरा के दूसरे से काम लो, दूसरे को डरा के तीसरे से काम लो। ये पॉलिसीज़ का असल में इशू आ रहा है। अगर ये पॉलिसीज़ फेयर बनाए, जिसमें जब ये बैठें और ये, अब आप ये बताएं कि ये पानी किस ज़मीनों को मिल रहा था? चलो आप मीडिया में ना, आप मुझे बता दें, और वो ज़मीनें किसकी थी? वो मैं एक बात कर रहा हूँ, सही है। अब उसमें क्या है, अब लोग सब देख रहे हैं, सही। अब काम क्या है, बॉर्डर पे रहना है। चलो आप करें, हम भी समझते हैं कि आप फॉर द टाइम बिंग, चलो हमारी आर्मी बड़ी है, उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, बहुत सारी चीज़ें जो उनको कहीं ना कहीं से, ज़ाहिर है पूरी दुनिया को में हमने मामलात किए हुए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर जगह कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए एक्सपेंसेस चाहिए, सही है। लेकिन थोड़ा सा हमें लोगों को भी देखना पड़ेगा। अगर सब कुछ हम कर जाएंगे
आटा भी हमारा होगा, घी भी हमारा होगा, शक्कर भी हमारी होगी, तो लोग फिर कहाँ से मोहब्बत इसमें राणा साहब